वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का तापमान क्या होता है? एक जो पृथ्वी है और इसके चारों ओर का एक विशाल वायुमंडल है, इसके तापमान के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के तापमान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तापमान पहले क्या है? तापमान विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है कि तापमान किसी भी वस्तु के गर्मपन एवं ठंडेपन की माप। कोई भी वस्तु है वो तापमान ये बताता है कि वह वस्तु कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ना। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस ना। किसी भी सब्सटेंस के कोल्डनेस या हॉटनेस का मेजरमेंट टेम्परेचर है। अब वायुमंडल का तापमान भी वायुमंडल के गर्मपन और ठंडेपन का बोध कराता है। अब इसमें क्या है कि जो वायुमंडल का तापमान है वह इसको भी प्रदर्शित करता है कि इसके जो विभिन्न अवयव हैं, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जल वाष्प है, धूल के कण हैं, समझ रहे हैं? आप ही लोगों को पढ़ा रहे हैं। धूल के कण है, जल वाष्प है और जल की बूंदों में जो जल के अणु है, इनकी आंतरिक गतिज ऊर्जाओं का योग होता है, आंतरिक गतिज ऊर्जाओं को प्रदर्शित करता है। वायुमंडल के जो विभिन्न अवयव हैं, इनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा होगी तो वायुमंडल का तापमान अधिक होगा, अगर इनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा कम होगी तो वायुमंडल का तापमान कम होगा। तो इस प्रकार, लेकिन अगर देखा जाए कि क्या तापमान किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का द्योतक है, तापमान किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का द्योतक है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो हीट होती है वह किस पे डिपेंड करती है? ऊष्मा डिपेंड करती है वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके विशिष्ट ऊष्मा और तापमान, उसके तापमान, इन तीनों के गुणनफल पर डिपेंड करती है। तो क्या होता है कि किसी वस्तु का तापमान अगर ज्यादा है तो हो सकता है उसमें ऊष्मा कम हो। जैसे ये वस्तु है इतनी छोटी है, ये वस्तु इतनी बड़ी है, तो इसमें अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम भी है तो हो सकता है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो और इसमें ऊष्मा की मात्रा कम हो, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। और ये डिपेंड करता है, अगर दोनों समान वस्तुएं हैं तो द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए तापमान कम होते हुए भी इसमें निहित ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो सकती है। दूसरा, अगर वस्तुएं भिन्न प्रकृति की हैं तो दोनों के विशिष्ट ऊष्माओं में भी अंतर होगा, विशिष्ट ऊष्माओं के मान में अंतर होगा, वैल्यूज में अंतर होगा। इस कारण भी यह ऐसा नहीं है कि किसी भी वस्तु का अगर तापमान ज्यादा है तो उसमें निहित ऊष्मा ज्यादा हो। उसमें निहित ऊष्मा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है अन्य वस्तु की तुलना में। अब हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडल का तापमान किस पर डिपेंड करता है? वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, वायुमंडल का जो तापमान है वह तीनों विधियों द्वारा गर्म होता है। जो किसी भी वस्तु के गर्म होने की जो तीन विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण, वह तीनों विधियों द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। जैसे पृथ्वी का सरफेस है तो इस सरफेस के संस्पर्श में, कांटेक्ट में जो एटमॉस्फेयर आता है, जो एटमॉस्फेयर इस सरफेस के कांटेक्ट में आता है वह चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। अब क्या होता है, धरातल के निकट की जब वायु गर्म होती है तो उसका डेंसिटी घटता है, उसका घनत्व घटता है, वह वायु हल्की होती है, हल्की होकर उस वायु में आरोहण हो जाता है, ऊपर जाकर के वायु शीतल होती है, शीतल होकर के भारी होती है, भारी होकर उसका अवरोहण होता है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, संवहन धारा बहने लगती है वायुमंडल में, और इन संवहन धाराओं द्वारा क्या होता है, नीचे की ऊष्मा वायुमंडल के ऊपरी संस्तर तक, ऊपरी परतों तक पहुंचती रहती है। हीटिंग के, उष्मन के इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड। और चालन विधि क्या है, सीधे सरफेस के कांटेक्ट में आकर वायु गर्म हो रही है, ये चालन विधि हो गई। और सौर विकिरणों से सीधे, जो सौर विकिरणों की ऊर्जा है अगर उसको अब्सॉर्ब कर रही है वायुमंडल, तो यह विकिरण विधि द्वारा हीटिंग हो गई, उष्मन हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल चालन, संवहन तथा विकिरण तीनों विधियों द्वारा उष्मा प्राप्त करता है। आपके एग्जाम में आएगा, पृथ्वी का वायुमंडल उष्मा प्राप्त करता है ए चालन विधि द्वारा, बी संवहन विधि द्वारा, सी विकिरण विधि द्वारा और डी उपर्युक्त सभी विधियों द्वारा। तो क्या उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी विधियों द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल उष्मा प्राप्त करता है।
अब इसमें क्या है कि अब वायुमंडल के ऊष्मन के और भी तरीके होते हैं। जैसे किसी स्थान पर यदि वायु का अवरोहण होता है, ऐसे ऊंचाई से वायु कहीं पर नीचे आ रही, ये है पृथ्वी और यहाँ पर वायुमंडल है। यहाँ पर अगर वायु का अवरोहण हो रहा है तो कुछ ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायु के नीचे उतरने के कारण, अवरोहण के कारण यहाँ की वायु संपीड़ित होगी। वायु जब संपीड़ित होगी, कंप्रेस्ड होगी, संपीड़ित होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। और वायु के अणुओं के बीच जब दबाव बढ़ जाता है तो इनकी आंतरिक गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बढ़ जाती है। और जब आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, किसी भी वस्तु की जब आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके तापमान में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जब किसी भी वस्तु के आंतरिक गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, और किसी भी वस्तु के आंतरिक गतिज ऊर्जा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है तो उसका तापमान कम हो जाता है। तो वायुमंडल में भी क्या होता है, जहां पर वायु का अवरोहण होता है तो वायु की परतों में संपीड़न होगा, संपीड़न से दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, उस स्थान पर वायुमंडल का तापमान अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। तो एक वायुमंडल के हीटिंग का एक तरीका यह भी है। जनरली क्या होता है कि वायुमंडल में आप जानते हैं कि जो जलवाष्प है, जब वह जल की बूंदों में संघनन उसका होता है, संघनन तो क्या होता है कि जलवाष्प जब जल की बूंदों में संघनित होती है तो जो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट आप जानते हैं ना, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री का स्टीम बनाने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जल भी 100 डिग्री सेल्सियस का था और जो स्टीम बना, वाष्प बना, वह भी 100 डिग्री सेल्सियस का है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस के जल को जब हमने तापमान ऊष्मा दिया तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, बस उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, वो जल से बन गया जलवाष्प। तो इस अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी गई उस ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ना, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के प्रभाव से क्या होता है, लेटेंट हीट के प्रभाव से वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। अर्थात क्या होता है कि जब कहीं वर्षा होने की स्थिति होती है और वहां पर वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसका बड़े पैमाने पर, वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसका बड़े पैमाने पर जब संघनन होगा तो जो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा है वो होगी मुक्त होगी, जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा रिलीज्ड होगी, मुक्त होगी, और वह कहाँ जाएगी, वायुमंडल में ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ जो जलवाष्प है वो जल की जब नन्ही नन्ही बूंदों में परिवर्तित होगी तो जो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा है वह वायुमंडल में ही विलीन हो जाएगी और वायुमंडल का तापमान वहां बढ़ जाएगा। जब कहीं पर भी वर्षा होती है और संघनन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है तो वहां के ऊपर के वायुमंडल में अगर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो सामान्य से वहां ज्यादा हो जाती है। और इसका कारण क्या है, संघनन की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, संघनन की प्रक्रिया में वह रिलीज्ड हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो वायुमंडल इस तरह से भी गर्म होता है। अब वायुमंडल में तापमान का हम लोग वितरण पढ़ते हैं। वायुमंडल में तापमान के वितरण दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो क्षैतिज वितरण, ऐसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो यह नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि क्या है, विषुवत रेखा से हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेंगे, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर। ऐसे ये क्षैतिज हुआ, क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण में सामान्यतः क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में सामान्यतः गिरावट आती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है ना, कुछ अपवाद भी है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, भूमध्य रेखा से जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आप एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे। परीक्षा में अगर आता है, एग्जाम में आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में लगातार गिरावट आती है तो आप सही मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि सर्वाधिक तापमान जो होता है, सर्वाधिक औसत तापमान या सर्वाधिक तापमान कर्क रेखा के सहारे रिकॉर्ड किया जाता है, या आप कहेंगे कि जो सर्वाधिक औसत तापमान होता है वह भी विषुवत रेखा के सहारे रिकॉर्ड न करके 4 या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड की जाती है। तो इस आधार पर आप इस वाक्य को गलत नहीं मानेंगे। सामान्य अर्थ में क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। ये क्षैतिज वितरण हो गया तापमान का। अब तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधरता, जब आप पृथ्वी की सतह से जब आप ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर वायुमंडल में ऐसे जाएंगे, किसी भी स्थान पर
वायुमंडल में ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं तब तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इसी पर पर्यावरण का प्रश्न पूछा गया है। जनरली क्या होता है, एक सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ जैव विविधता में वृद्धि होती है, एक लिमिट तक, और 37-38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने के साथ जैव विविधता में भी वृद्धि होती है, और तापमान घटने के साथ जैव विविधता में कमी आती है। तो यूपीएससी का सेंटेंस था, प्रश्न था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में गिरावट आती है। दूसरा सेंटेंस था कि पर्वत के शिखरों से पर्वत के ढाल की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो दोनों वाक्य सही हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट के साथ जैव विविधता में ह्रास होता है। प्लेस टू प्लेस इसका एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस नहीं, सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, सामान्य स्तर पर आपको सोचना है। और ऐसे ही पर्वत के शीर्ष से पर्वत की जब ढाल की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ना नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पर तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा इसलिए पर्वत के शिखर से पर्वत की ढाल की ओर जब बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ने के कारण जैव विविधता में क्रमिक वृद्धि होती चली जाती है, ना बायोडायवर्सिटी बढ़ता जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नेचुरल फैक्टर्स को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो गया परापार्थिव कारक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स, और दूसरा हो गया पार्थिव कारक। तो परापार्थिव कारक का मतलब क्या हो गया, जिसका संबंध पृथ्वी की सतह, जिसका संबंध पृथ्वी की सतह या इसके वायुमंडल से नहीं है बल्कि इससे परे है, वह परापार्थिव है। पार्थिव का मतलब पर्टेनिंग टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से संबंधित। तो जो पृथ्वी की सतह और इसके वायुमंडल से संबंधित कारक नहीं है वो है परापार्थिव कारक। परापार्थिव कारक में आप देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की परिवर्तित दूरी। आप जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी हमेशा बदलती रहती है ना, क्योंकि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाती है। इसी कारण पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी हमेशा बदलती रहती है, न दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाने के कारण। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और 3 जनवरी को क्या हो जाता है, 3 जनवरी को पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतम सूर्यातप पहुंचेगा, क्योंकि दूरी न्यूनतम हो जाती है। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिकतम हो जाती है, 4 जुलाई को, और इसलिए क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सौर विकिरण की मात्रा घट जाती है। सौर विकिरण की माप करते हैं सौर स्थिरांक के आधार पर। सौर स्थिरांक होता है वायुमंडल के किसी स्थान पर एकांक समय में, वायुमंडल के किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित सौर विकिरण। तो 3 जनवरी को जो सौर स्थिरांक होता है उसका मान होता है कितना, 2.01 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, अर्थात इतना सौर स्थिरांक आता है। और 4 जुलाई को क्या होता है, जो सौर स्थिरांक पड़ता है उसका मान है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। और शेष तिथियों में क्या होता है, सौर स्थिरांक का मान 1.94 से 2.01 कैलोरी के मध्य परिवर्तित होता रहता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली सौर विकिरण या प्रवेशी सौर विकिरण सूर्यातप की मात्रा में परिवर्तन होगा तो वायुमंडल या धरातल के किसी स्थान के तापमान में स्वतः ही परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि सूर्यातप तापमान को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण है। तो जो भी सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं, और तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी हो जाते हैं। जैसे सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में आप लोगों ने ये सब परापार्थिव कारक तीनों पढ़ा है, और पार्थिव कारक में यहाँ तक 1, 2, 3, 4 तक ढाल की दिशा तक पढ़ा है कि ये क्या है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक है। सूर्यातप को प्रभावित, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है तो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको लिख देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कारक भी हैं जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
अब इसमें एक तो यह हो गया पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की परिवर्तित दूरी तापमान को किसी स्थान के या वायुमंडल के किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक है सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक सूर्य, अगर हम लोग सूर्य माने इसको, तो सूर्य में जगह जगह क्या होता है, ऐसे स्थान होते हैं जहां से विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। सूर्य के ऐसे स्थान जहां से विकिरण का उत्सर्जन कम होता है, उस स्थान का तापमान भी सूर्य के अन्य सतह की अपेक्षा कम होता है। ऐसे स्थानों का तापमान सामान्यतः 3500 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस, 3800 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 4200 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस रहता है। और उनके आसपास का जो सरफेस है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी ज्यादा होता है। तो ऐसे स्थान, सूर्य के सतह पर उपस्थित ऐसे स्थान जहां का, ऐसे प्लेस जहां का तापमान अन्य स्थानों की अपेक्षा कम होता है, उसे सौर कलंक कहते हैं। और सूर्य की सतह पर सौर कलंकों का वितरण एक समान नहीं है। सूर्य के कुछ ऐसा सरफेस है जिस पर सौर कलंकों की संख्या अधिक है, कुछ ऐसा सरफेस है जिस पर सौर कलंकों की संख्या कम है। जब सूर्य का ऐसा सरफेस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है जिस पर सौर कलंकों की या सौर धब्बों की संख्या अधिक होती है, उस दशा में पृथ्वी के वायुमंडल की ओर जो विकिरण का उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इन सौर विकिरणों से जो कम विकिरण का उत्सर्जन होता है, उसके सौर विकिरणों के आसपास के स्थानों से, सौर विकिरणों के आसपास के स्थानों से इतना अधिक विकिरण का उत्सर्जन होता है कि वह सौर धब्बे वाले जो स्थान है उनसे उत्सर्जित कम विकिरण की मात्रा की न केवल क्षतिपूर्ति करते हैं बल्कि विकिरण उत्सर्जन की औसत दर में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए पहले की अवधारणा इसके ठीक विपरीत थी। अब की अवधारणा है कि सूर्य का ऐसा सतह पृथ्वी के वायुमंडल के सामने पड़ेगा जिस पर सौर धब्बों की संख्या ज्यादा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक सौर विकिरण प्रवेश करेगी। और जब सूर्य का ऐसा सरफेस पृथ्वी के सामने पड़ेगा जिस पर सौर धब्बों की संख्या कम है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कम सौर विकिरण प्रवेश करेगा। सौर धब्बों से तो विकिरण का उत्सर्जन कम होता है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों से विकिरण का उत्सर्जन इतना अधिक हो जाता है कि इससे सौर धब्बों से कम उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा की न केवल क्षतिपूर्ति होती है बल्कि उस पूरे सरफेस की ओवरऑल विकिरण उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये सौर कलंक की बात हुई। दूसरा है सोलर एक्टिविटीज, सौर सक्रियता। सौर सक्रियता का मतलब यह है कि जो सूर्य का सतह है उसकी एक्टिविटी कैसी है। सूर्य की सतह पर, ये तो पृथ्वी है, हम लोग ऐसे समझने के लिए बात कर रहे हैं, सूर्य भी ऐसे गोलाकार है, तो क्या होता है सूर्य की सतह पर जो सौर धब्बे बनते हैं उनका बनना बिगड़ना जारी रहता है, वो परमानेंट नहीं होते हैं। जो सौर कलंक या सौर धब्बे होते हैं वो सूर्य की किसी सरफेस पर स्थायी नहीं होते हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। और 11 वर्ष पश्चात या 1100 वर्ष पश्चात या 2200 वर्ष पश्चात इन सौर धब्बों की एक्टिविटी में बड़ा परिवर्तन होता है। आज अगर सूर्य के, मान लीजिए ये सूर्य ऐसे ही है, सूर्य के किसी सरफेस पर सौर धब्बों की संख्या आज अगर ज्यादा है तो हो सकता है 11 वर्ष पश्चात या 1100 वर्ष पश्चात या 22 वर्ष पश्चात, 2200 वर्ष पश्चात या 22 वर्ष पश्चात, 11 वर्ष पश्चात या 22 वर्ष पश्चात या 1100 वर्ष पश्चात या 2200 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, वहां पर जो सौर धब्बे हैं उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाएगी। जहां पर सौर धब्बे हैं वहां से सौर धब्बे हट सकते हैं, दूसरे स्थान पर सौर धब्बे बन सकते हैं। किसी सरफेस पर अगर सौर धब्बों की संख्या अधिक है तो कुछ समय पश्चात वहां पर सौर धब्बों की संख्या वही 11 या 22 या 1100 या 2200 वर्षों के पश्चात सौर धब्बों की संख्या वहां पर जहां ज्यादा है वहां कम हो सकती है, जहां जिस सरफेस पर कम है वहां ज्यादा हो सकती है। तो सूर्य के सरफेस की एक्टिविटी है उसमें परिवर्तन होता है। सूर्य के सरफेस की एक्टिविटी में परिवर्तन के साथ में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली विकिरण की मात्रा में परिवर्तन होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली विकिरण की मात्रा अर्थात प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या है, अगर सूर्यातप में परिवर्तन हो रहा है तो पृथ्वी के वायुमंडल या वायुमंडल के किसी स्थान या पृथ्वी के सरफेस के तापमान में अंतर आ जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्थिव कारक। पार्थिव कारक में ऐसे कारक है जिनका संबंध पृथ्वी की सतह या इसके वायुमंडल से है। इसमें पहला है आपतन कोण या अक्षांश या सूर्य की किरणों का झुकाव।
तो आपतन कोण का मतलब कि सूर्य की जो किरणें किसी स्थान पर पड़ रही हैं तो कितने डिग्री का आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। ऐसे अर्थ सरफेस है, ये अभिलंब हो गया, सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं तो वो कितना झुकाव पर है सूर्य से कितने झुकाव पर है। तो जैसे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है तो यहाँ अधिक सूर्यातप पड़ेगा और इसलिए यहाँ तापमान ज्यादा होगा। सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर तिरछी होती चली जाती हैं, तो उच्च अक्षांशों पर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं और इसलिए सूर्यातप की मात्रा घटेगी। सूर्यातप की मात्रा घटने के कारण तापमान में गिरावट। यह किस तरह से होता है? इसका कारण यह होता है कि यह है पृथ्वी और यह है इसका वायुमंडल। तो क्या है कि जो सूर्य की किरणें जो ऐसे लंबवत आती हैं उनके साथ दो चीजें होती हैं और जो तिरछी आती है इनके साथ भी दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो इनको डिफरेंस इनमें लाती हैं, अंतर लाती हैं। जो तिरछी किरणें होती हैं ज्यादा, देखिए वो ज्यादा क्षेत्रफल पर फैल जाती है और जो लंबवत किरणें होती हैं कम क्षेत्रफल पर फैलती हैं। इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर जब विकिरण की मात्रा निकालना होगा तो लंबवत किरणों द्वारा ज्यादा और तिरछी किरणों द्वारा कम हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि जो लंबवत किरणें होती हैं उनको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है और जो तिरछी किरणें होती हैं उन्हें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो वायुमंडल में जब किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो वायुमंडल के विभिन्न अवयवों द्वारा क्या होगा, इन विकिरणों का परावर्तन होगा, अवशोषण होगा, प्रकीर्णन होगा और विसरण होगा। इन प्रक्रियाओं में सौर विकिरण की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो उनमें फोटॉन्स हैं, उनकी ज्यादा मात्रा क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। जो ज्यादा वायुमंडल में जो किरणें दूरी तय करनी पड़े, ज्यादा वायुमंडल में दूरी तय कर रही है उनके द्वारा सरफेस पर विकिरण कम पहुंचेगा। जो कम दूरी तय कर रही है वो ज्यादा ऊष्मा सरफेस तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि उनका परावर्तन, अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण कम हुआ है जो कम दूरी तय कर रहे हैं। और जो वायुमंडल में ज्यादा दूरी जो किरणें तय कर रही हैं उनका परावर्तन, अवशोषण, प्रकीर्णन और विकिरण अधिक हुआ है। इसके कारण वहां पर क्या हो जाएगा, तिरछी किरणों द्वारा कम सूर्यातप पड़ता है और लंबवत किरणों द्वारा अधिक सूर्यातप पड़ता है। दो कारण है, एक तो तिरछी किरणें ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलती है और वायुमंडल में भी ज्यादा दूरी तय करती है और लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर फैलती है और वायुमंडल में भी उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसी कारण विषुवत-रेखी प्रदेश में जितना सूर्यातप पड़ता है, सूर्य के किरणों के झुकाव के कारण ध्रुवों पर उसका केवल 42% ही रह जाता है। लगातार विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्यातप की मात्रा घटती जाती है। अगर विषुवत रेखा पर सूर्यातप की मात्रा 100% मान लिया जाए, 100% मान लिया जाए तो ध्रुवों पर घट करके 42% हो जाती है सूर्यातप की मात्रा। और सूर्यातप की मात्रा में जब कमी आएगी तो तापमान में भी कमी आएगी। जब वायुमंडल की पारगम्यता या वायुमंडल के संघटन की बात हो रही है, अगर कहीं का वायुमंडल क्या है, वायुमंडल अगर पारगम्य है तो वहां सूर्यातप अधिक आएगा तो तापमान वहां का ज्यादा हो जाएगा। वायुमंडल कहीं का अगर कम पारगम्य है तो वहां पर क्या होगा, सूर्यातप कम पहुंचेगी और वहां का तापमान ज्यादा नहीं होगा। जैसे विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है, कभी कभी विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है कि बादल होने के कारण बादल क्या करते हैं, अपने ऊपर आपतित सौर विकिरणों की 40 से लेकर 60% मात्रा को परावर्तित कर देते हैं। तो धरातल पर क्या हो जाएगा, धरातल पर सूर्यातप की मात्रा में कमी आ जाती है। और जहां पर जैसे उष्ण मरुस्थलों में क्या है, जलवाष्प नहीं है, बादल नहीं रहते हैं, जब उष्ण मरुस्थलों में उस समय क्या होता है, सौर विकिरण तेजी से धरातल तक आपतित हो जाती है और उष्ण मरुस्थलों में दिन का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। और यही कारण है कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा के सहारे न रिकॉर्ड करके कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कर्क रेखा के सहारे। क्योंकि कर्क रेखा के सहारे क्या है, उष्ण मरुस्थल है, वहां के वायुमंडल में जलवाष्प कम है तो दिन के समय सौर विकिरणों का आपतन जारी रहता है, तापमान ज्यादा हो जाता है। जबकि क्या होता है, विषुवत-रेखी प्रदेश में सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के बावजूद भी वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है, संघनन होता है, वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं और बादल के कारण यहाँ पर धरातल पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा या सूर्यातप की मात्रा में गिरावट आती है, जिसकी वजह से विषुवत-रेखी प्रदेश में अधिकतम तापमान नहीं रिकॉर्ड किया जाता।
औसत अधिकतम तापमान कुछ लोग बताते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है, लेकिन औसत अधिकतम तापमान विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर 4 या 5 डिग्री उत्तर में रिकॉर्ड किया जाता है औसत अधिकतम तापमान, और केवल अधिकतम तापमान होगा तो कर्क रेखा के सहारे उष्ण स्थलों में रिकॉर्ड किया जाता है। उसका कारण यही है वायुमंडल की पारगम्यता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। अलग अलग किताब वाले अलग अलग हेडिंग में लिखते हैं। अब है दिन की अवधि। दिन की अवधि, अगर जहां पर दिन की अवधि ज्यादा होगी तो सूर्यातप अधिक पड़ेगा, तापमान ज्यादा होगा। जहां दिन की अवधि कम होगी वहां सूर्यातप कम पड़ेगा, वहां तापमान कम हो जाएगा। जैसे जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ दिन की अवधि बढ़ गई, दिन की अवधि बढ़ने से सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है उसी समय तो यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कम पड़ रही है और इसलिए वायुमंडल कम गर्म होगा, तापमान कम होगा। अब ढाल की दिशा, ढाल की दिशा, ढाल की दिशा पर भी तापमान निर्भर करता है। कोई ऐसा पहाड़ी है, कोई ऐसा पहाड़ी है जिसमें क्या है, इस तरह से एक है, एक पहाड़ी एक दूसरी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी जो पहाड़ी पहली है उसका इधर का ढाल ए वाला ढाल, इस ओर का ढाल बी वाला ढाल, और इधर जो दूसरी पहाड़ी है उसका पूर्व दिशा का ढाल हो गया एक्स और पश्चिम दिशा के ढाल को वाई मान लीजिए। और सूर्योदय के समय क्या होगा, जो पहली पहाड़ी है उसके ए वाले ढाल पर सूर्य की किरणें पड़ेगी और बी वाले ढाल पर नहीं पड़ेगी। और जब सूर्य पश्चिम की ओर आ जाएगा तो जो दूसरी पहाड़ी थी उसके वाई वाले ढाल पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, एक्स वाले ढाल पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी। तो जो दोनों पहाड़ियां थी उनके बी, पहले पहाड़ी के ए वाले ढाल नहीं, बी वाले ढाल पर सूर्यातप नहीं पड़ेगी, और दूसरी पहाड़ी के वाई ढाल पर सूर्यातप पड़ेगी, सौर विकिरण पड़ेगा, एक्स ढाल पर नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा कि इन पहाड़ियों का जो क्रमशः बी और एक्स ढाल है, यहाँ पर सूर्यातप कम पड़ने के कारण वहां का तापमान कम है। तो इसी तरह से अन्य भी कारण है। दिन के समय भी पर्वतीय घाटियों में भी तापमान के परिवर्तन का कारण ढाल की दिशा होती है। दिन के समय जो अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां हैं उनके तापमान में परिवर्तन का बड़ा कारण ढाल की दिशा में। समुद्र तल से ऊंचाई, आप जानते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ किसी भी स्थान के तापमान में गिरावट। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, वह सौर विकिरणों द्वारा मात्र 14% उष्मा प्राप्त करता है, और पार्थिव विकिरणों द्वारा, पार्थिव विकिरण का मतलब जो पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित विकिरण है उससे कितना उष्मा प्राप्त करता है, 86% उष्मा प्राप्त करता है। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसके उष्मन का, उसके हीटिंग का बड़ा सोर्स क्या है, उसके उष्मन का बड़ा सोर्स क्या है, क्षोभ मंडल के उष्मन का बड़ा सोर्स सौर विकिरण नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष सौर विकिरण, या जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो जो क्षोभ मंडल है वह पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। क्षोभ मंडल का हीटर है अर्थ सरफेस, इसलिए अर्थ सरफेस से ऊपर वायुमंडल में बढ़ने पर क्षोभ मंडल तक अर्थ सरफेस से वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। तो कहीं भी समुद्र तल से आप ऊपर उठेंगे तो तापमान में वहां पर गिरावट आएगी। एक ही अक्षांश पर दो स्थान है, जैसे भारत का शिमला है और चीन का कैंटन है। तो शिमला अधिक ऊंचाई पर होने के कारण शिमला में टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है जिस समय, उस समय कैंटन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। जब शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है उसी समय चीन के कैंटन नगर जो समुद्र तट पर बसा है उसका तापमान क्या रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इसका कारण क्या है कि शिमला अधिक ऊंचाई पर है और कैंटन कहाँ पर है, मेन सी लेवल पर, कैंटन मेन सी लेवल पर। तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ किसी भी स्थान के तापमान में गिरावट आती है। समुद्र से दूरी, जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां पर समुद्र की समकारी प्रभाव के कारण, समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, अधिकतम न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर नहीं होता, या कहिए वहां का तापमान न बहुत ऊंचा हो पाता है न ही बहुत कम हो पाता है। और जो ऐसे भाग हैं जो समुद्र से दूर है, वहां के गर्मी और ठंडी के तापमान में
या दिन के समय की विभिन्न अवधियों के तापमान में अंतर ज्यादा रहता है। इस प्रभाव को कहते हैं महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में गर्मी के समय खूब गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में खूब ठंड भी पड़ती है। लेकिन वहीं मुंबई नगर है, मुंबई है, कोलकाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी और गर्मी के तापमान में बहुत अंतर नहीं रहता है। ये समुद्र की समकारी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो समुद्र की समकारी प्रभाव भी क्या कर सकता है, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। जो समुद्र तट के निकट स्थित स्थान है वहां का तापमान न बहुत ज्यादा होगा न बहुत कम होगा, अर्थात वहां तापांतर कम होता है। और जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वहां पर तापांतर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी में खूब गर्मी और ठंड में खूब ठंड पड़ती है। इस प्रभाव को महाद्वीपीय प्रभाव या महाद्वीपीयता भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं। जलधाराएं भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना कि गल्फ स्ट्रीम को पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का ही प्रभाव यहाँ पर इसको कह रहे हैं गल्फ, यहाँ पर कह रहे हैं इसी को कौन सी धारा, यहाँ पर यहाँ पर फ्लोरिडा करंट कह रहे हैं, इसी को आगे मुख्य गल्फ स्ट्रीम कह रहे हैं और इसी को आगे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक अफवाह। उत्तरी अटलांटिक अफवाह गल्फ स्ट्रीम का ही प्रसार है। यह आकर के क्या करता है कि यह शीत ऋतु में जो ब्रिटेन है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनके तटों के आसपास का तापमान जब ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में जब पश्चिमी यूरोप के आंतरिक भागों का तापमान अगर देखा जाए, आंतरिक भागों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, उसी समय ब्रिटेन, नॉर्वे, आज जो ब्रिटिश द्वीप है, इनके तटों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहता है। उसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यहाँ के तापमान को ऊंचा उठा देती है। इसी तरह से जो जैसे कनाडा है, कनाडा का जो उत्तरी तट है, इस पर लैब्राडोर की शीतल जलधारा, जिसे विश्व की सबसे शीतल जलधारा कहते हैं, लैब्राडोर की शीतल जलधारा के प्रभाव से कनाडा का जो पूर्वी तट है यह काफी शीतल बना रहता है। तो जलधाराएं, जिन स्थानों के निकट से गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है वहां का तापमान ऊंचा उठ जाता है, जिन स्थानों के निकट से शीतल जलधाराएं प्रवाहित होती है वहां का तापमान कम हो जाता है। तो जलधाराएं किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। फिर इसके बाद पवने हैं। पवनों का प्रभाव तो आप देखते हैं, तीनों तरह की पवने, चाहे वो सनातनी पवने हो, चाहे वो आवर्ती पवने हो, चाहे वे कौन सी पवने हैं, लोकल विंड्स हो, स्थानीय पवने हो, तीनों तरह की पवने किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। तीनों तरह की पवने, जैसे हमारे यहाँ लू बह रही है, लोकल विंड है, तो ग्रीष्म ऋतु में लू बहने लगती है तो क्या होता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के तापमान में अचानक अप्रैल के लास्ट और मई के महीने में तापमान में तेजी से वृद्धि हो जाती है। जब हमारे यहाँ दिसंबर के लास्ट उत्तर भारत के विशाल मैदान में जब दिसंबर के लास्ट और जनवरी के महीने में जब हिमालय क्षेत्र से शीत लहरों का प्रभाव होता है, शीत लहरें प्रवाहित होने लगती हैं, तो हमारे यहाँ के तापमान में क्या होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के तापमान में क्या हो जाता है, गिरावट आ जाती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के तापमान में गिरावट आ जाती है शीत लहरों के प्रभाव से, और लू के प्रभाव से तापमान बढ़ जाता है। ये हम एक लोकल विंड्स की बात कर रहे हैं। लोकल विंड्स में आपने पढ़ा है कि जैसे जो शिनूक पवन है, शिनूक पवन क्या करती है, शिनूक पवन जो प्रेयरीज घास का मैदान है, यहाँ पर बसंत ऋतु के ठीक पहले यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और चिनूक के प्रभाव से 24 घंटे में यहाँ के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाती है, जिससे यहाँ की पूरी बर्फ पिघल जाती है और चारागाह खुल जाते हैं, पशुचारण शुरू हो जाता है और किसानों द्वारा गेहूं की खेती शुरू हो जाती है। गेहूं का कृषि कार्य, गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो पवने, हर तरह की पवने, जैसे चाहे वो सनातनी पवने हैं, चाहे आवर्ती पवने हैं, ये सब तापमान को प्रभावित करती है। दूसरा क्या है, धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप भी तापमान को प्रभावित करता है। कोई स्थान अगर समुद्र तल से काफी गहराई में है तो वहां का तापमान ज्यादा रहेगा, समुद्र तल से ऊंचाई पर है तो तापमान कम रहेगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। धरातल का स्वरूप ऐसा है, कोई पठारी है और उसी के पास कोई मैदानी धरातल है और दूसरा पर्वतीय सरफेस है, तीनों के तापमान में अंतर रहेगा, क्योंकि तीनों का एल्बिडो अलग अलग होगा ना। पठारी धरातल है, उसका एल्बिडो
एल्बिडो समझ ही रहे हैं आप लोग। एल्बिडो का मतलब क्या हो गया, किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण डिवाइडेड बाय उसी सतह पर आपतित सौर विकिरण मल्टीप्लाइड बाय 100 ना। जनरली एल्बिडो तो यही है, किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण तथा उसी सतह पर आपतित सौर विकिरण के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, ये भिन्न में आएगा, भिन्न में बातें कम समझ में आती है, भिन्न में बात कम समझ में आती है, इसलिए क्या कर देते हैं, इसलिए इसको प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है कि किसी सतह द्वारा किसी समय में, किसी निश्चित समय में परावर्तित सौर विकिरण डिवाइडेड बाई उसी सतह पर उसी निश्चित समय में आपतित सौर विकिरण मल्टीप्लाइड बाई, ये एल्बिडो होता है। तो एल्बिडो अलग अलग सतह का अलग अलग होगा, इस कारण से भी क्या होगा इस कारण क्या होगा, सूर्य ताप का अवशोषण अलग अलग होगा, जिससे वो सरफेस के तापमान में आएगा। सरफेस के तापमान में अंतर आएगा तो सरफेस के संस्पर्श की जो वायु है उसके तापमान में भी अंतर आ जाएगा। किसी भी स्थान का जो तापमान होता है, उस सरफेस के किसी भी जगह की वायु का जो तापमान होगा, वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस के तापमान से वहां की वायु प्रभावित होती है कि नहीं। अगर शीतल सतह है तो उसके कांटेक्ट की वायु ठंडी होने लगती है, अगर गर्म सतह है तो उसके संस्पर्श की वायु गर्म होने लगती है। धरातल का स्वरूप हो गया ज्वालामुखी उद्गार। अगर कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी अगर उद्गार कहीं पर होगा तो वहां के तापमान में वृद्धि हो जाती है। दावानल क्या है, जंगल की आग कहते हैं। अगर कहीं पर आग लग गई है जंगल में तो वहां के आसपास के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की जो थिकनेस है इसको किस में मेजर करते हैं, डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई। अगर कहीं पर ओजोन परत पतली है तो सूर्यताप अधिक आएगा, सौर विकिरण अधिक आएगा। कहीं ओजोन परत मोटी है तो सौर विकिरण कम आएगा। और स्पष्ट है कि सौर विकिरण जहां पर अधिक आएगा वहां का तापमान अधिक हो जाएगा, जहां सौर विकिरण कम आएगा वहां का तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बस सूर्य तापमान को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक है इन्हीं की बात करते हैं। कल हम लोग तापमान को प्रभावित करने वाले मानवजनित कारकों की बात करेंगे और इस पूरे पर जो प्रश्न आए हैं उसको भी समराइज करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।